नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर को देखा था। आज हम देखेंगे खरपरदेव का वंश, जैसे हम कहते हैं खरपरदेव वंश। ठीक है, तो खरपरदेव वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? खरपरदेव ने। किसने की थी? खरपरदेव वंश की स्थापना किसने की थी? खरपरदेव ने। और खरपरदेव के वंशकों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो बागेश्वर अभिलेख से। ठीक है, कहाँ से मिलती है? बागेश्वर अभिलेख से। ठीक है, और खरपरदेव का जो इसके समकालीन जो राजा था वो यशवर्मन। ठीक है, तो इस खरपरदेव जो थे यशवर्मन के समकालीन थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरपरदेव किसके समकालीन थे, तो यशवर्मन के समकालीन थे। और इनका जो पुत्र था वो था कल्याण राज। इनके पुत्र का नाम क्या था? कल्याण राज। खरपरदेव का जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज। कौन था? खरपरदेव का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा। इससे पहले हमने कार्तिकेयपुर में देखा था बसंत देव को। फिर उसके बाद आता है खरपर वंश, यानी कि खरपर वंश के संस्थापक कौन थे? खरपरदेव। और फिर खरपरदेव के बाद कौन आए थे? उनका पुत्र कल्याण देव। और फिर उनके त्रिभुवन राज। ठीक है, त्रिभुवन राज जो था खरपर वंश का अंतिम शासक था। ठीक, इतना आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट जो वंश था वो था निम्बर वंश। ठीक है, कौन से थे? निम्बर वंश। तो निम्बर वंश के जो संस्थापक थे, स्थापना है वो किसने की थी? निम्बर देव ने। ठीक है, निम्बर वंश की स्थापना किसने की थी? निम्बर देव ने की थी। ठीक है, और जो निम्बर वंश के जो अधिकतर अभिलेख मिलते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है वो पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र में। ठीक है, तो सर्वाधिक निम्बर वंश का उल्लेख जो है, सर्वाधिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? पांडुकेश्वर के जोशीमठ के ताम्रपत्र में। ठीक है, और निम्बर वंश के जो शासक थे निम्बर। ठीक है, कौन थे? निम्बर, निम्बर देव। तो निम्बर देव को शत्रुहंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं निम्बर देव को? शत्रुहंता भी कहते हैं। निम्बर देव को क्या कहते हैं? शत्रुहंता। ठीक है, निम्बर देव के बाद जो इसके निम्बर वंश के शासक देखिए, सबसे पहले निम्बर देव के बाद ईस्टगढ़। ठीक है, तो ईस्टगढ़ का जो स्पेशल फीचर था, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा। ठीक है, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया? ईस्टगढ़ ने। ठीक है, ईस्टगढ़ ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक सूत्र में बांधने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया? तो ईस्टगढ़ ने। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद ईस्टगढ़ के बाद कौन आए? ललित सुरदेव। कौन आए? ललित सुरदेव। तो ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे काली काली कलंक पक में मग्र धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। ठीक है, तो ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में कली काली कलंक पंख में मग्र धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। ये जो था ना आपका ललित सुरदेव सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक कौन थे? ललित देव। ठीक है, फिर आते हैं ललित देव के बाद कौन आए थे? भूदेव। तो भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण में क्या करा था? हेल्प करी थी, सहयोग किया था। तो भूदेव ने बैजनाथ के मंदिर के निर्माण में क्या किया था? सहयोग किया था। ठीक है, उसमें विशेष भूमिका निभाई थी। और भूदेव का जो स्पेशल फीचर था क्या था? ये बौद्ध धर्म विरोधी था। ये बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म विरोधी था। ठीक, इसके बाद देखिए जो ईस्टगण थे आपके निम्बर वंश के, जो ईस्टगण थे, इन्होंने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश, नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया।
तो ईस्टगण ने क्या क्या निर्माण कराया था? जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी और लकुलिश तथा नटराज जैसे मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था? आपके ईस्टगण ने। ठीक है, और ईस्टगण जो था इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। किसमें बांधने का प्रयास किया? एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इसके बाद आते हैं आपके सलोड़ादित्य वंश। क्या आते हैं? सलोड़ादित्य वंश। तो इसका जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? आपके बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेख में। कहाँ से? बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त जो भी वहां पे ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इच्छर देव के बाद देशक देव, पदम देव और सुमिक्ष राजदेव आदि शासक सलोड़िया वंश के आदि शासक थे। ठीक है, कौन थे? सबसे पहले इच्छर देव के बाद देशक देव, पदम देव, सुमिक्ष राजदेव आदि शासक जो थे वो किसके थे? सलोड़िया वंश के संस्थापक थे। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड में शंकराचार्य का जो आगमन था वो कब हुआ। तो शंकराचार्य का जो आगमन था वो जब यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में शंकराचार्य का जो आगमन था वो कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, शंकराचार्य का आगमन कब हुआ? जब यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था तभी शंकराचार्य का यहाँ पे आगमन हुआ। और शंकराचार्य ने क्या किया? सबसे पहले देखते हैं, हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की। क्या करी? हिंदू धर्म की पुनः स्थापना, यानी कि हिंदू धर्म को एक बार पुनः स्थापित किया। ठीक है, शंकराचार्य जो थे वो क्या थे? महान दार्शनिक थे, धर्म प्रवर्तक व महान दार्शनिक थे। और शंकराचार्य ने उत्तराखंड में 4 मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की स्थापना की थी? 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, और 820 में ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग शंकराचार्य ने करा। कितने में? 820 ईस्वी में, यानी कि इस 820 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का क्या कर लिया था? त्याग कर दिया था। ठीक है, तो उत्तराखंड आगमन के समय जब शंकराचार्य हमारे उत्तराखंड में आए तो उस समय ईस्टगण का शासनकाल चल रहा था। किसका शासनकाल चल रहा था? ईस्टगण का। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य का जब आगमन हुआ तो उसमें राजा कौन थे? तो राजा थे ईस्टगण। तो ईस्टगण के शासनकाल में किसका आगमन हुआ था? गुरु शंकराचार्य का। ठीक है, इतना देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चंद्रवंश को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।